Dear students, class 12th, subject Geography, Part 1, Human Geography, and Chapter 1st, Human Geography, Nature and Scope, यानी मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की विभिन्न परिभाषाएं और इसकी प्रकृति के बारे में। आज हम जानेंगे इसके विषय क्षेत्र, यानी मानव भूगोल के कौन कौन से विषय क्षेत्र और उनके उप क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे सामाजिक भूगोल की। सामाजिक भूगोल को एक तरह से हम सांस्कृतिक भूगोल भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि मानव भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत मनुष्य के सांस्कृतिक पहलुओं जैसे मनुष्य का आवास, सुरक्षा, भोजन, रहन सहन, धर्म, रीति रिवाज, भाषा, पहनावा इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। भिन्न भिन्न मानव समुदायों की कला, टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेस और विज्ञान के विभिन्न स्तरों पर अव्यवस्थित होना यह उसके भौगोलिक पर्यावरण की देन है। कुछ भूगोलवेता सांस्कृतिक भूगोल को सामाजिक भूगोल भी कहते हैं। सामाजिक भूगोल में मानव को एकांकी रूप में न मानते हुए समस्त मानव समूहों और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या की जाती है। इसलिए सांस्कृतिक या सामाजिक भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं वो है सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। यानी इसके अंतर्गत हम इतिहास की जानकारी भी लेते हैं और हमारे मानव समुदाय को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी भी हम प्राप्त करते हैं। दूसरा हमारा आता है सेकंड नगरीय भूगोल, यानी इसके अंतर्गत हम नगरों का नियोजन यानी उनकी बनावट, वहाँ के घरों की रचना, सड़कों व गलियों की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था और वहाँ रहने वाले लोगों को मिलने वाली तमाम सुख सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कि नगरों का निर्माण बड़े ही वेल प्लान्ड तरीके से यानी अच्छे नियोजन ढंग से तैयार किया जाता है। वहाँ पे समुचित जल की व जल निकासी की सुविधा होती है, विद्युत आपूर्ति या सीवरेज व्यवस्था एक अच्छे व सुदृढ़ तरीके से लोगों को दी जाती है। फिर हमारा आता है अगला थर्ड राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल का सीधा संबंध राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक चुनावों से है। दुनिया के अंदर वर्तमान में अधिकांश देशों में लोकतंत्रीय व्यवस्था कायम है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहाँ पर मतदाताओं की जितनी जनसंख्या है उतनी संभवतः किसी देश की कुल जनसंख्या भी नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्कों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, परंतु उनका संचालन सैन्य व्यवस्था करती है और कुछ हमारे पड़ोसी देशों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था भी नहीं है, वहाँ निरंकुश शासन प्रणाली स्थापित की गई है। सैन्य भूगोल यानी मिलिट्री साइंस, किसी भी देश की सेना वहाँ की राजनीतिक इच्छा शक्ति के अधीन कार्य करती है। भारत की सेना भी भारतीय राजनीति के दबाव में या उनके कहे अनुसार कार्य करती है। किन्हीं भी दो देशों के अंदर युद्ध सीधा सैनिक रूप से ना होकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण आरंभ होता है, जिसमें सेना की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जनसंख्या भूगोल, इसके अंतर्गत हम किसी भी देश की पॉपुलेशन की जानकारी लेते हैं। किसी भी देश में कितनी जनसंख्या है, वहाँ पे कितने साक्षर लोग हैं, कितने निरक्षर हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने बूढ़े हैं, ये सब जानकारी जिस शास्त्र के माध्यम से हमें मिलती है उसे जनसंख्या भूगोल कहा जाता है। फिर हमारा आता है आवास भूगोल, यानी लोगों का रहन सहन,
उनके घरों का निर्माण, किस प्रकार वो अलग अलग घरों में दूर दूर तक रहते हैं या पास पास जुड़े हुए घरों में या कॉलोनियों में, बस्तियों में, गाँव में, कस्बों में, नगरों में, महानगरों में, इन सब की जानकारी देने वाला जो शास्त्र है वो आवास भूगोल कहलाता है। और अगला अंतिम और महत्वपूर्ण भाग आर्थिक भूगोल। किसी भी देश के लिए आर्थिक भूगोल सबसे प्रमुख शाखा है, क्योंकि आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक क्रियाओं तथा प्राकृतिक पर्यावरण आदि के साथ मनुष्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव समुदाय जीवन यापन के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाता है, और जैसे लकड़ी काटना, मछली पालना, आखेट करना, कृषि, खनन, भोज्य पदार्थ इत्यादि। आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ पर मानव की उत्पादन क्रियाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण के विभिन्न तत्वों जैसे मिट्टी, भूमि, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज संसाधन, जनसंख्या तथा जनसंख्या घनत्व आदि का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी भी देश के अंदर यदि जनसंख्या उत्पादन से कहीं ज़्यादा है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है, और यदि किसी देश की जनसंख्या भले ही ज़्यादा हो परंतु वहाँ उत्पादन या वहाँ की आय संतोषजनक है या अधिक है तो वहाँ अर्थव्यवस्था अच्छे पैमाने पर मापी गई है। परंतु कम जनसंख्या और अधिक आय वाले देशों के अंदर अच्छी और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था कायम होती है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये अध्याय यही पूरा होता है। धन्यवाद।